हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के कार्यक्रम में। जैसा कि हम पिछले क्लास में जो है पॉलिटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का डिस्कशन किए थे 2024 के प्रश्नों का। इस क्लास में हम 2023 में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, तो कृपा करके आप शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिए। जैसा कि हमने क्वेश्चंस के डिस्कशंस के दौरान पिछले क्लास में बताया था कि जो क्वेश्चंस की जो प्रकृति है वो पूरा 80% के आसपास जो है एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी में। तो इससे एक आइडिया आपको लगा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को धार देंगे और किस तरह से अपने तैयारी को अंजाम देंगे, क्योंकि इससे आप जिस तरह का पैटर्न यूपीएससी में क्वेश्चंस को पूछा जाता है वो पैटर्न को आप पकड़ पा रहे होंगे। हमारा प्रयास यही है कि उस पैटर्न को आपको ध्यान में दिलाना कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता होता है मोटा मोटी, बट जो नया स्टूडेंट है जो नए तरीके से तैयारी जो शुरू किए हैं और जो अभी अटेम्प्ट नहीं दिए हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस लाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप पिछले वर्ष के प्रश्नों से परिचित हो जाएं, साथ साथ जिस तरीके से उसमें एनालिटिकल अप्रोच को अपनाया जाता है वो अपने तैयारी में आप अपनाएं। तो शुरू करते हैं हम। आप इसी के साथ देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न है, संक्षेप में विधि की उचित प्रक्रिया का क्या अर्थ है। विधि की उचित प्रक्रिया का अर्थ पूछ रहा है। ये जो है इसका आंसर ए कह रहा है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, दूसरा जो बी कह रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी कह रहा है विधि का निष्पक्ष अनुप्रयोग और डी कह रहा है विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब होता है विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब कि विधि का निष्पक्ष प्रयोग, यानी आंसर सी होगा कि हम विधि के द्वारा उचित प्रक्रिया का अर्थ इसी से लगाते हैं कि हम विधि का जो है निष्पक्ष प्रयोग करेंगे और जो है किसी भी व्यक्ति के अधिकारों से वंचित करने से पहले उस पर लागू कानून न्याय संगत, निष्पक्ष और युक्ति संगत होना चाहिए तथा उसका निष्पक्ष रूप से पालन किया जाए। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार मनमाने ढंग से कार्य न करे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। इसीलिए विधि की उचित प्रक्रिया, जिसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं, विधि की उचित प्रक्रिया जो है पहली बार मैग्ना कार्टा के देश के कानून के विकल्प के रूप में 1354 में राजा एडवर्ड तृतीय के कानून में आया था, जिसे प्रजा की स्वतंत्रता की मैग्ना कार्टा की गारंटी को दोहराया गया था। मतलब मैग्ना कार्टा एक वहां पे ब्रिटेन में एक कानून था, उसके तहत जो विधि की उचित प्रक्रिया के वाक्यांश को पहली बार लाया गया था और वही हमारा जो है सोर्स है जिसके माध्यम से हम लोग विधि की उचित प्रक्रिया को अपने कानून में स्थापित किया है। यानी किसी के साथ पार्शियल नहीं होगा कानून, निष्पक्ष तरीके से कानून अपना काम करेगा और उसी आधार पर जो है किसी को सजा दी जाएगी। यानी किसी भी ऐसे व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी जो कानूनी रूप से जो है अपराधी न हो। तो ये इसीलिए इसको जो है उचित प्रक्रिया को स्थापित किया गया है। अगला हम लोग जो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कथन एक है, भारत में जेलों का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जिनके अपने नियम और कानून हैं। कथन दो क्या कह रहा है, भारत में जेलों का संचालन कारागार अधिनियम 1894 द्वारा होता है जो स्पष्ट रूप से जेलों के विषय को प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रखता है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए कह रहा कथन एक और कथन दो दोनों सही है और कथन दो और कथन एक की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है कथन एक और कथन दो दोनों सही है और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है कि कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। दो कह रहा है कि कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो इसमें जो है ए आंसर होगा कि कथन एक जो है सही है, दोनों सही है कथन एक और दो, और कथन दो जो है कथन एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब कैसे करता है देखिए। कारागार उसमें निरुद्ध व्यक्ति भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 4 के अंतर्गत एक राज्य सूची का विषय है। तो ये कथन एक भी यही कह रहा है कि राज्य यानी जेलों का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तो राज्य सरकार अगर जेलों का प्रबंधन करेगा तो ऑटोमेटिक वो राज्य का विषय हो जाएगा, इसलिए कथन एक सही है। वहीं जो है कारागारों और कैदियों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जो इस संबंध में उचित कार्रवाई करने में सक्षम है, अतः कथन एक सही है। ठीक है, हालांकि आपराधिक न्याय प्रणाली में कारागारों के महत्व को देखते हुए गृह मंत्रालय कारागार प्रशासन को संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता रहा है। ठीक है, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन की भावना है, कोऑर्डिनेशन की भावना है कि गृह मंत्रालय समय समय पर राज्य और केंद्र को जो है एक निर्देश देता रहा है कि जेलों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है, लेकिन यह राज्य का विषय है, इसलिए जो है कथन एक सही हो गया। उसी तरीके से जो दो कथन क्या कह रहा है, कारागार अधिनियम 1894 के तहत जो कारागारों को नियंत्रित करता है, कारागार का प्रबंधन और प्रशासन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
अतः कथन 2 सही है। यानी कथन 2 जो है व्याख्या भी कर रहा है कि किस तरीके से जो है किस कानून के तहत जो है राज्य को अधिकार है कि कारागार का वो प्रबंधन करेगा। तो इसलिए दोनों कथन सही है और कथन 2 जो है कथन 1 की व्याख्या करता है, इसलिए जो है आंसर ए हो जाएगा इसका। उसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़े। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है तो उस तारीख से पहले किए गए सभी कार्य अमान्य हो जाते हैं। ठीक है, पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति का चुनाव उस स्थिति में टाला जा सकता है जब कुछ विधानसभाएं भंग हो चुकी हो और उनके चुनाव अभी बाकी हो। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग दूसरे कथन पर चलते हैं। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अपनी स्वीकृति देने की समय सीमा संविधान में निर्धारित की गई है। उसमें से कितने कथन सही हैं? ठीक है, ये जो तीनों कथन हैं इसमें से, इसीलिए आपको जो है बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। देखिए कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अगर आपको सही सही से अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित के बारे में या राष्ट्रपति जब विधेयक कोई पेश करता है उसके बारे में अगर अच्छे से आप नहीं पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। अनुमानों के आधार पर इसका आंसर नहीं बनेगा, ना ही इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस होगा। ये सीधा सा मतलब है कि आपने जो है संविधान को कितनी समझ बनाई है और कितना डीपली अध्ययन किया, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो है तीनों कथन जो है सही नहीं, यानी तीनों कथन जो है गलत है। अब कैसे गलत है आपको मैं बताता हूं। देखिए कथन 1 गलत है। संविधान के अनुच्छेद 71(2) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव अमान्य घोषित किया जाता है तो उस निर्णय की तिथि से पहले उस व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे, अर्थात उसके सभी पिछले कार्य वैध रहेंगे। उसमें कह रहा है कि अमान्य हो जाएंगे, इसलिए वो कथन जो है गलत है। उसी तरीके से कथन 2 कैसे गलत है? राष्ट्रपति का चुनाव उस स्थिति में टाला जा सकता है जब कुछ विधानसभाएं भंग हो चुकी हो और उनके चुनाव अभी बाकी हो। जब किसी राज्य का विधानसभा भंग हो जाती है तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जाता। चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध निर्वाचक मंडल के आधार पर चुनाव संपन्न कराता है। ठीक है, यह स्थिति है। उसी प्रकार से कथन 3 कैसे गलत है? संविधान में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर स्वीकृति देने से कोई समय सीमा नहीं दी गई है। राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृति कर सकते हैं, या यदि धन विधेयक नहीं है तो उसे पुनर्विचार हेतु संसद को लौटा सकते हैं। लेकिन कब तक उन्हें निर्णय लेना है इसकी कोई अवधि संविधान में नहीं बताई गई है स्पष्ट रूप से। ठीक है, केवल धन विधेयक में यह है कि उसको जो है तुरंत जो है बताना होता है, अगर उसको जो अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है एक तरीके से आवंटन से संबंधित होता है, किस तरीके से जो है देश चलेगा उसमें पुनर्जरूरत होती है, इस वजह से उसमें ऐसा एक प्रावधान बनाया गया है। बाकी विधेयकों में जो है राष्ट्रपति की इच्छा है और उसमें जो है बहुत सारे विधेयक को ऐसे रोक ले लेते हैं। उसी में पॉकेट वीटो एक नाम की एक शब्द है जिसके तहत जो है राष्ट्रपति किसी कानून को अगर उस पर उसको वो है तो पॉकेट वीटो में भी वो उसको डाल सकता है अनिश्चित सीमा के लिए, अनिश्चित समय के लिए। तो ये सारा इसमें जो है, अतः जो है इसमें कथन तीनों गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्याओं को निरस्त करने हेतु माना जाता है? ठीक है, निरस्त के रूप लाया गया माना जाता है। ठीक है, इसमें जो है पहला जो प्रथम संशोधन को कह रहा है कि ये लाया गया था कि नहीं, ये भी गलत है। 42वां संशोधन ये भी नहीं लाया गया था। ठीक है, ये जो है 44वां संशोधन, 86वां संशोधन, तो इसका आंसर जो है ए ही होगा, क्योंकि जो है इसके बारे में हम लोग व्याख्या करते हैं। 1951 का प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्याओं को सीमित करने के लिए लाया गया था। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने हेतु अनुच्छेद 2 में 3 और आधार जोड़े गए थे। सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना। साथ ही इसने प्रतिबंधों को उचित और इस प्रकार की न्यायोचित प्रकृति बना दिया। जो प्रथम संशोधन जो किया गया था 1951 में, उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तमाम जो है लिमिटेशंस लगाया गया था, जिसको जो है एक उचित लिमिटेशंस कहा जाता है। और सही भी बात है कि आप अभिव्यक्ति के नाम पे कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसमें तमाम जो है उचित प्रतिबंध लगाया गया है कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, या फिर आप सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करना, या फिर अपराध के लिए उकसाना, इस तरह की अगर आप बात करते हैं तो आपके अभिव्यक्ति को सस्पेंड किया जा सकता है, कानूनन उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये संविधान में एक तरीके से उसको रक्षोपाय किया गया कि आपको जो फ्रीडम मिली है वो लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिली हुई है। इसका मतलब यह नहीं कि आप जो है उसका गलत उपयोग करें। अब देखिए 5वां जो है, भारत में निम्नलिखित में से कितनी संस्थाएं संवैधानिक निकाय हैं? देखिए कई बार जो है इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। संवैधानिक और जो है संविधान कानूनन रूप से जो प्रावधान बनाए जाते हैं,
तो या संवैधानिक या वैधानिक, ठीक है, दो संस्थाएं होते हैं, संवैधानिक और दूसरा होता है वैधानिक। इसमें जो है अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और चूंकि संस्थाएं इतनी हैं सबके बारे में कैसे पता किया जाए, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जिस संस्था के बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद या प्रावधान बनाकर उसकी संरचना की गई है तो वह संवैधानिक संस्था हो गया। कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जो वैधानिक, जो है सरकार जो है एक नोटिफिकेशन जारी करके उसको कानूनन मान्यता देके वो संस्था का निर्माण कर देता है, तो उस संस्था को कहा जाता है वैधानिक। तो सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कह रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय विधि आयोग, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ठीक है, चौथा है। तो कहने का मतलब है कि इसमें से जो है केवल एक जो है संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो 102वें संविधान संशोधन द्वारा 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। एनएचआरसी और एनएसडीआरसी वैधानिक निकाय हैं, जबकि विधि आयोग एक गैर वैधानिक निकाय है। तो ये कुल मिलाजुला के इनका स्थिति है। तो सीधा सा कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि वैसी संस्था जिसका संविधान में वर्णन है, किसी संशोधन के माध्यम से उसको संविधान में जोड़ा गया है, तो केवल और केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इन ऑप्शंस में, ठीक है। बाकी जो है संस्थाएं संवैधानिक है, वैधानिक है या गैर वैधानिक है। तो इसलिए इसके बारे में आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, और जितनी भी संस्थाएं हैं उनके बारे में आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए, कितनी संस्थाएं वैधानिक है, कितनी संस्थाएं संवैधानिक हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि आप उसके आंसर देने में सक्षम होंगे। जितने भी कुछ संस्थाएं हैं राष्ट्रीय महत्व के, या फिर मानवाधिकार से संबंधित, या किसी भी इस तरीके से जिसका बहुत ही महत्व है, वैसे संस्थाओं का, ये नहीं कह रहे कि दुनिया भर के संस्थाओं का, तो उससे आपको एक आंसर देने में इसका आपको सुविधा होती है। अगले प्रश्न में हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य उद्देश्य को सार्वभौमिक रूप से प्रतिबिंबित करता है? संविधान का जो मुख्य उद्देश्य होता है इन ऑप्शनों में से आपको बताना है। देखिए, ए कह रहा है कि आवश्यक कानूनों के निर्माण के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, यह राजनीतिक पदों और सरकार की संरचना को सक्षम बनाता है। सी कह रहा है यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है। डी कह रहा है यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इसमें जो उपलब्ध जितने भी विकल्प हैं उसके आधार पर जो सबसे उचित विकल्प लग रहा है, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है। सरकार को परिभाषित और सीमित करना इसलिए भी जरूरी है कि सरकार पे भी एक चेक होना चाहिए, वो संविधान चेक लगाता है। इसी को कहा जाता है चेक और बैलेंस का सिद्धांत। इसलिए हमारे संविधान में 3 संस्थाओं का निर्माण किया गया है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और जो है न्यायपालिका। और ये तीनों कार्य एक दूसरे को संतुलित करके करते हैं, ताकि जो सरकार जो है स्वेच्छाचारी ना हो और निरंकुश ना हो, इसलिए ये प्रतिबंध लगाया जाता है और संविधान इस तरीके से करता है। ठीक है, तो हमारे संविधान में भी यह है कि सरकार की शक्तियों को परिभाषित करे और उनके लिमिट को निर्धारित करे। अगर लिमिट को निर्धारित नहीं करेगा तो सरकार स्वेच्छाचारी हो जाएगी और फिर जो है लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन होगा। तो इसलिए एक संविधान एक संरचना होता है, उसी स्ट्रक्चर और उसी संरचना के हिसाब से कार्य करना होता है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर सी होगा। व्याख्या भी वही कह रहा है जो मैं कह रहा हूं। संविधान का मुख्य उद्देश्य सरकार की मौलिक संरचना, शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करना तथा नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करना। यह राज्य की शक्तियों को सीमित करता है और शासन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसीलिए जो है संविधान सर्वोपरि है। और कहीं भी जो कानूनन रूप से जो व्याख्या करना होता है न्यायपालिका को, तो वहां वो संविधान का ही जो है उल्लेख करती है या संविधान को ही रिफर करती है। अब देखिए, भारत में अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल्ड एरिया के संबंध में विचार करें। विचार बहुत कराता है यूपीएससी, इसलिए विचारशील प्राणी बनना बहुत ही जरूरी है। अपने विचारों को धार दीजिए, पढ़िए और अध्ययन कीजिए। ए, पहला ये क्या कह रहा है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा आदेश से किया जाता है। ध्यान से देखिए। वही दूसरा ऑप्शन कह रहा है अनुसूचित क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाई जिला और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक के ग्राम समूह होते हैं। तीसरा कह रहा है संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर वार्षिक रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देना जरूरी होता है या भेजनी होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? इसका आंसर होगा 2 बी। ठीक है, केवल 2। अब कौन कौन सा सही है ये आपको देखिए। राष्ट्रपति राज्य सरकार से परामर्श लेकर क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करते हैं। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाई जिला होती है।
रिपोर्ट राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजते हैं, न कि मुख्यमंत्री। इसलिए जो है ये जो है मुख्यमंत्री वाला जो आंसर है तीसरा वाला, ये गलत हो गया। बाकी दोनों सही है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। उसी तरीके से अनुसूचित क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाई जिला होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है ब्लॉक के ग्राम पंचायत होता है। लेकिन संबंधित राज्यों के राज्यपाल भेजते हैं, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का वार्षिक रिपोर्ट, न कि वहां के मुख्यमंत्री। ठीक है, अब देखिए भारतीय संसद में वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल और धन विधेयक के संबंध में विचार करें। यह क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि धन विधेयक और वित्त विधेयक में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर करके आते हैं, फिर कहते हैं कि हमने तो आंसर सही दिया था, लेकिन टेक्निकली आप आंसर गलत दिए होते हो, क्योंकि आपको समझ नहीं है कि फाइनेंस बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है। देखिए, जब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा को भेजती है तो राज्यसभा उसे संशोधित या अस्वीकार कर सकती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा को भेजती है तो राज्यसभा उसे संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल अनुशंसा दे सकती है। वित्त विधेयक पर असहमति होने पर संयुक्त बैठक आवश्यक होती है, जबकि धन विधेयक पर नहीं। अब इसमें से जो है कितने कथन सही है, इसमें से केवल एक कथन सही है, ए होगा इसका आंसर। देखिए व्याख्या, यह प्रश्न धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच संवैधानिक अंतर पर आधारित है। दोनों ही संसद में लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया और शक्तियां अलग अलग है। कथन एक सही है, वित्त विधेयक धन विधेयक की सभी शर्तों के अधीन होने के कारण राज्यसभा में केवल वित्त विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है। राज्यसभा वित्त विधेयक में संशोधन या स्वीकृति नहीं कर सकती है, जैसा कि धन विधेयक के मामले में भी होता है। इसलिए कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि केवल धन विधेयक के मामले में ही राज्यसभा को ये पावर होगी कि वो जो है इससे संबंधित चीजों को केवल अनुशंसा कर सकती है और स्वीकृत नहीं कर सकती, लेकिन वित्त विधेयक में ही सेम है। अब अंतर क्या है? दूसरा जो कथन है, अनुच्छेद 109 के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित या स्वीकार नहीं कर सकती, केवल अनुशंसा दे सकती है। लोकसभा चाहे तो इस अनुशंसाओं को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ये तो जनरल चीज है, ये आप जानते होंगे। अब आता है कथन 3 कैसे सही नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों पर लागू होता है, धन विधेयकों या वित्त विधेयकों सहित या संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर नहीं। अतः कथन 3 सही नहीं है। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में केवल साधारण विधायकों को लेके है, बाकी के लिए नहीं है। जैसे मान लीजिए कि संवैधानिक संशोधन लाया जाता है तो उसमें संयुक्त प्रावधान का नहीं है, वित्त विधेयक या धन विधेयक में भी नहीं है। और जो वित्त विधेयक में और धन विधेयक में जो लाया जाता है, जैसे प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है, दोनों एक ही है, लेकिन इसमें अंतर कौन निर्धारित करता है? इसमें अंतर लोकसभा अध्यक्ष को यह पावर होता है कि कौन जो फाइनेंस बिल है और कौन मनी बिल है। ठीक है, बाकी सेम चीजें हैं, उसमें सेम पावर है। राज्यसभा और लोकसभा का दोनों चीज में एक ही अधिकार है, लेकिन अंतर तीसरे में था कि संयुक्त बैठक का प्रावधान दोनों विधेयकों को लेकर नहीं है, केवल और केवल साधारण विधेयकों को होता है। इसलिए इसके बारे में आपको कंफर्म होना चाहिए। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर जाते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के कथन 1 क्या कह रहा है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कुछ निर्णयों में कहा है कि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत बनाई गई आरक्षण नीतियां अनुच्छेद 335 के अधीन प्रशासन की कार्यकुशलता की शर्तें सीमित होती है। ठीक है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? अनुच्छेद 335 में प्रशासन की कार्यकुशलता शब्द को परिभाषित किया गया है, आर्टिकल से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें जो है कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। ठीक है, कथन 1 सही और कथन 2 गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इस आधार पर हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में राज्य को यह अधिकार देता है कि वह सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ो यानी एसटीज और ओबीसी के लिए आरक्षण या रिजर्वेशन प्रदान कर सके। वहीं अनुच्छेद 335 यह कहता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करते समय समान प्रशासन की कार्यकुशलता यानी एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाए रखी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णयों में, जैसे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में जो कि 1993 में आया था, उसी तरीके से ए नागराज बनाम भारत संघ 2006 में, यह स्पष्ट किया है कि आरक्षण की नीतियां अनुच्छेद 335 के अधीन प्रशासन की कार्यकुशलता की सीमा से बंधी है। अर्थात आरक्षण देते समय यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शासन प्रशासन की दक्षता प्रभावित न हो। यह पूरा नियम है इसमें आर्टिकल 335 में कि आरक्षण देते समय यह जो है आपको पूरी तरीके से देखना चाहिए कि एफिशिएंसी जो है सरकार की प्रभावित ना हो। इसलिए तमाम जो है निर्णय, 2 निर्णयों में इसको सर्वोच्च न्यायालय ने बताया भी है। आप निर्णय को ध्यान से देख लीजिए।
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो कि 1993 में आया था। उसी तरीके से एम नागराज बनाम भारत संघ 2006। कभी कभी इन मामलों के बारे में भी पूछ देता है कि किससे संबंधित था, इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालांकि संविधान में प्रशासन की कार्यकुशलता शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, ये अपने फैसलों में या अपने निर्णयों में कभी कभी जो है सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है। आप जानते होंगे कि समय के हिसाब से कानून की व्याख्या करना भी जरूरी होता है, तभी हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन उस हिसाब से चलेगा। क्योंकि जो समय 1950 में था वो आज नहीं है, तो आज के हिसाब से जो कानून की व्याख्या करने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। इसलिए कथन 1 सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण प्रशासन की दक्षता से सीमित माना है। कथन 2 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 335 इस शब्द को परिभाषित नहीं करता, इसलिए जो आंसर इसका सी होगा, क्योंकि इसमें सीमा निर्धारित करता है जरूर, लेकिन स्पष्टता जो है प्रशासन की दक्षता से संबंधित कोई शब्द जो है हमारे संविधान में निर्धारित या परिभाषित नहीं की गई है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, ठीक है, वन एवं पारिस्थितिकी, शासन सुधार, स्थिर सरकार और कर एवं राजकीय राजकोषीय प्रयास यानी टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। 15वें वित्त आयोग ने 36 कर वितरण के लिए जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय दूरी के अतिरिक्त इनमें से कितने मानदंड अपनाए हैं? यानी 15वें वित्त आयोग ने अभी जो 36 कर वितरण के लिए जो निर्धारण किया कि किसी राज्य का जनसंख्या, क्षेत्रफल और इनकम डिस्टेंस को आधार माना जाए, उनको जो है कर वितरण के लिए जो कर डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और राज्य के मध्य, वित्त आयोग का क्या काम है? मतलब सेंटर और स्टेट के बीच टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना, इसलिए हर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग जो 15वें वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है कि उपरोक्त में से इनके अलावा किनको किनको माना है? जनसंख्या प्रदर्शन को माना है कि वन पारिस्थितिकी को माना है कि शासन सुधार को माना है कि स्थिर सरकार को माना है या कर एवं राजकोषीय प्रयास को माना है? तो इसमें से जो आंसर होगा बी होगा, केवल 3 को माना है। और 3 कौन कौन है हम लोग देखते हैं। देखिए 15वें वित्त आयोग ने 36 कर वितरण हेतु निम्न मानदंड अपनाए हैं। जनसंख्या को माना है, क्षेत्रफल को माना है, आय दूरी को माना है, प्रश्न में था। प्रश्न के अलावा वन एवं पारिस्थितिकी कैसी है उस राज्य की, कर एवं राजकोषीय प्रयास को किस तरीके से कर रहा है और जनसंख्यीय प्रदर्शन कैसा है, इस आधार पे भी जो है उनके मतलब माना है उनको जो है कर में बंटवारा का ये आधार होना चाहिए। इन आधारों पे जो है सेंटर निर्धारित करेगा कि किस तरीके से उनको टैक्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ये 15वें वित्त आयोग का सिफारिश है। ठीक है, अब देखिए होम गार्ड्स के संबंध में विचार करें। होम गार्ड्स को केंद्र सरकार के अधिनियम और नियमों के तहत संगठित किया जाता है। पहला चीज ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कथन होम गार्ड्स की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस की सहायक शक्ति के रूप में होती है। और तीसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तटीय क्षेत्रों पर घुसपैठ को रोकने के लिए कुछ राज्यों में बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियन बनाई गई है। तो इसमें से कथन कितने सही हैं तीनों में से? तो इसमें से केवल 2 कथन सही है, आंसर होगा बी। और जो है देखिए कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है और कथन 3 सही है। अब कथन 1 कैसे सही है गलत है? देखिए कथन 1 कह रहा है कि होम गार्ड्स को केंद्र सरकार के अधिनियम और नियमों के तहत संगठित किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। होम गार्ड्स को केंद्र सरकार के अधिनियम नियमों के तहत संगठित किया जाता है, ऐसा नहीं है। होम गार्ड का संगठन जो है राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, न कि केंद्र सरकार द्वारा। यह एक राज्य का विषय है। प्रत्येक राज्य अपना होम गार्ड्स अधिनियम या नियमावली होती है। केंद्र सरकार केवल समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी की भूमिका निभाती है। इसके लिए कोई संगठन नहीं है, राज्य सरकार की यह भूमिका होती है, चूंकि यह राज्य का विषय है इसलिए वो गलत हो गया। उसमें कह रहा है कि केंद्र सरकार की भूमिका होती है। कथन 2 सही है क्योंकि होम गार्ड्स की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस की सहायक, कब देखे होंगे आप लोग उत्तर प्रदेश में होम गार्ड्स होते हैं तो वो केवल सहायक की भूमिका में होते हैं कि जहां जरूरत हो वहां पुलिस जो है उनकी नियुक्ति कर सके राज्य की पुलिस, इसलिए उनकी एक सहायक की भूमिका निभाती है। कोरोना के समय उनकी भूमिका बहुत ही बढ़ गई थी और कोई भी इस तरीके की अगर अतिरिक्त जरूरत पड़ती है तो राज्य पुलिस जो है उनकी नियुक्ति मतलब उनसे सहयोग कर लेती है और उनसे कोऑर्डिनेशन करती है। ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखना इनका उद्देश्य होता है। प्राकृतिक आपदा के समय उनका होता है, दुर्घटनाओं में राहत कार्य करना होता है, सामुदायिक सुरक्षा और यातायात नियंत्रण में सहायता देना होता है। ये कुल उनका जो कार्य है। उसी तरीके से कथन 3 सही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों पर घुसपैठ को रोकने के लिए कुछ राज्यों में बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियन बनाई गई है। ये समझ लीजिए, कई बार होता क्या है कि आप गलत कर देते हैं कि यार अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना तो जो है उधर
नॉर्थ ईस्ट में सेना काम कर रही है, इधर जो राजस्थान पंजाब में बीएसएफ कर रही है, या फिर जम्मू कश्मीर में सेना का काम है, कहीं कहीं जो है इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स लगाया गया, तो होमगार्ड्स की क्या भूमिका है। तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि, या फिर आप जो है इसको अनुमान में जो है आप गलत कर देते हैं। लेकिन इसके बारे में सटीक जानकारी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय क्षेत्रों पर घुसपैठ को रोकने के लिए कुछ राज्यों में जो है बॉर्डर विंग होमगार्ड्स बनाई गई है, ये जानना चाहिए आपको। जैसे कुछ सीमावर्ती राज्य जो है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और पश्चिम बंगाल, बॉर्डर विंग होमगार्ड्स की बटालियन बनाई गई है। इसका मुख्य कार्य है सीमा क्षेत्रों में घुसपैठ रोकना, सीमावर्ती सुरक्षा बलों की सहायता करना। घुसपैठ रोकने में जो है, जैसे मान लीजिए बीएसएफ है राजस्थान में, उसको जो है सीमा की सुरक्षा करने के लिए कार्य दिया गया, या पंजाब में, तो वहां जो बॉर्डर विंग बनाई गई होगी होमगार्ड्स की, उनको एक सहायता प्रदान करना, ठीक उसी प्रकार से जैसे राज्यों में जो है होमगार्ड सहायता करता है राज्य पुलिस की, वही भूमिका है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, विचार फिर कीजिए। कथन एक कह रहा है, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है ताकि नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सके। उद्देश्य यही है कि हर नागरिक के अंदर जो है संविधान की जो वैल्यू है वो आपके अंदर इनबिल्ट किया जा सके या बढ़ावा दिया जा सके, ताकि नियम कानून के प्रति जो है आपके मन में आदर सम्मान हो, आदर भाव हो, और नियम कानून के हिसाब से आप चलने वाले एक बेहतर सिविलियन बन पाए। तभी जो है देश जो है एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था वाला या एक अच्छे कानून व्यवस्था वाला वो देश माना जाता है। ठीक है, यह है। दूसरा कथन कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु प्रारूप समिति का गठन किया था। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों कथन तो सही है, दोनों कथन सही है, लेकिन कह क्या रहा है इसमें से कि दोनों कथन होने के बाद भी कथन एक का कथन दो स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब कथन दो भी सही है, लेकिन वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है, उसकी वो व्याख्या नहीं करता है। तो ऐसे आपको समझना चाहिए। अब इसमें जो है इसका व्याख्या है, संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया था। इस दिन को नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को प्रसार हेतु मनाया जाता है। हालांकि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, न कि 26 नवंबर 1949 को। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसलिए कथन एक सही है क्योंकि 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन दो गलत है क्योंकि प्रारूप समिति 1947 में बनी थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है 2022 के प्रश्नों के साथ। अब अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे, पॉलिटी के 2022 के प्रश्नों के साथ हम आएंगे, उसकी भी व्याख्या करेंगे, उससे भी एक आइडिया आपको लगेगा। ये हमने सीरीज शुरू किया है आपके सहयोग के लिए, ताकि पॉलिटी के क्वेश्चंस के बारे में आपको एक आइडिया लगे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता जाता है, और उसकी व्याख्या से जो है आपको एक अच्छा एक इंसाइट मिले संविधान के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। कृपया चैनल को लाइक, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।